नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पीवीबी के यूनिट नंबर 22 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न रहा है आईआईबीएफ का, उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो दोस्तों, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि रवि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। उसने रवि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है। उसने क्या किया है कि सनराइज बैंक, यहाँ पे देखिए बैंक का भी नाम इन्होंने दे रखा है, सनराइज बैंक, राइट। तो इन्होंने क्या किया है कि सनराइज बैंक बेसिकली से बड़ा लोन लिया अपने फैक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए। लिखा है इन्होंने कि इनको अपना फैक्ट्री एक्सपेंड करना है, और फैक्ट्री एक्सपेंशन पर्पज से इन्होंने क्या किया, सनराइज बैंक से बड़ा लोन लिया। अब देखिए बैंक ने एक कंडीशन रखी। बैंक ने क्या कंडीशन रखी कि रवि की दोस्त मीरा ने, राइट, एक एग्रीमेंट साइन किया कि अगर रवि लोन वापस नहीं करेगा तो मीरा जिम्मेदारी लेगी। यहाँ लिखा है ना, कंडीशन ये है कि हिज फ्रेंड मीरा विल साइन एन एग्रीमेंट एज्यूरिंग द बैंक दैट इफ रवि फेल टू रिपे द लोन शी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो अब कुछ महीने बाद रवि एक बड़ी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर देता है और बैंक सीधा मीरा के पास पैसे मांगने आ जाती है। ठीक है। अब देखिए ये सिचुएशन है आपके सामने। तो अब देखिए, अब आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में बैंक किसके पास जाए, रवि के पास या मीरा के पास। ठीक है, यही सवाल है कि आप बताइए जरा किसके पास जाए। यदि आपको लगता है रवि के पास बैंक को जाना चाहिए तो रवि के पास आर लिख दीजिए। यदि लगता है कि नहीं मीरा के पास जाना चाहिए तो एम लिख दीजिए। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। बताइए दोस्तों, ये सिचुएशन ऐसा है कि मैं आपको फिर से बता देता हूं कि रवि एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। उसने सनराइज बैंक से एक बड़ा लोन लिया अपने फैक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए। बैंक ने क्या कंडीशन रखी कि रवि की जो दोस्त है मीरा, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अगर रवि लोन वापस नहीं करेगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, मीरा जिम्मेदारी लेगी। अब कुछ महीने बाद क्या हुआ कि रवि एक बड़ी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर देता है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में बैंक किसके पास जाए, रवि के पास जाए या मीरा के पास जाए। प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में टाइप करें। दोस्तों, अब आपके सामने सवाल क्या है वो भी जरा देख लीजिए। सवाल यह है कि ऐसा जो सिचुएशन है उसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसके हिसाब से श्योरिटी कौन है। यहाँ पे सवाल ये कहा गया है कि श्योरिटी, आप पहले समझते हैं कि श्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। सवाल ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में श्योरिटी कौन है, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ श्योरिटी। ऑप्शन है सनराइज बैंक, ऑप्शन बी है रवि, ऑप्शन सी है मीरा, और ऑप्शन डी है बोथ रवि एंड मीरा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लीज अपना जवाब टाइप करें चैट बॉक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपको इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो देखिए तीन वर्ड आपको पता होना चाहिए। जब भी हमारा गारंटी का केस है, राइट, तो गारंटी में ना आपको तीन वर्ड पता होना चाहिए। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल डेटर। ये तीन पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारी गारंटी में। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, तो प्रिंसिपल डेटर होता है जिसने गारंटी दी है, राइट। तो हु गिव द गारंटी, जिसने गारंटी दी है उसको हम लोग प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर कौन है, तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल डेटर मतलब कि जिसके लिए गारंटी दी है। तो किसके लिए गारंटी दिया है, तो रवि के लिए गारंटी दिया है ना दोस्तों। तो रवि जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल डेटर होगा। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल डेटर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब कि जिसको गारंटी मिली है, राइट, तो वो होता है क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है बताइएगा, जरा बताइए तो क्रेडिटर कौन है यहाँ पे। देखिए जिसको गारंटी मिलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। यहाँ पे बैंक जो है वो उसको गारंटी मिला है तो बैंक कहलाएगा क्रेडिटर। और तीसरा जो पार्टी होता है गारंटी में, वो होता है हमारा श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है, कि जो बंदा गारंटी देता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि मीरा ने एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है रिपेमेंट को मीट करने का, राइट। तो जिसको गारंटी, तो देखिए जो गारंटी देता है उसको बोलते हैं हम लोग श्योरिटी। यहाँ पे जो है मीरा, ठीक है, मीरा गारंटी दे रही है तो मीरा क्या कहलाएगी, श्योरिटी कहलाएगी। तो दोस्तों अब ये समझना आसान है ना। देखिए सिंपल सी बात है, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि श्योरिटी का मतलब क्या होता है। श्योरिटी का मतलब होता है जो जिम्मेदारी उठाता है, राइट। जो गारंटी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योरिटी बोलते हैं। ठीक है। डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब होता है जो लोन लेता है, राइट। तो जो लोन लेता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है,
क्रेडिटर का मतलब होता है जो लोन देता है। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, प्रिंसिपल डेटर इस केस में रवि है, क्रेडिटर यहाँ पे बैंक है, और श्योरिटी यहाँ पे कौन है, मीरा है। बस ये 3 वर्ड याद रखिए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, जो लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिया है आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 चीज का ये क्वेश्चन इसीलिए डाला ही गया है ताकि आप ये तीनों चीज को समझ सकें। प्रिंसिपल डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन होता है, और श्योरिटी कौन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है दोस्तों कि सपोज रवि ने बैंक से लोन लिया था अपने फैक्ट्री एक्सपेंड करने के लिए। उसकी दोस्त मीरा ने गारंटी साइन की थी कि अगर रवि डिफॉल्ट कर जाए तो वो जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि रवि ने टाइम से पूरा लोन रिपे कर दिया, लिखा है ना, इफ रवि रिपे द लोन इन फुल विदाउट डिफॉल्ट, मतलब टाइम से रवि ने पूरा अमाउंट रिपे कर दिया बिना किसी डिफॉल्ट किए, एक भी डिफॉल्ट नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि मीरा की लायबिलिटी का क्या होगा, इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द मीरा लायबिलिटी। अब आइए बताइए दोस्तों, अगर लोन टाइम पे रिपे हो जाए तो मीरा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या, या फिर भी लायबल रहेगा। प्लीज यस और नो टाइप करें, जल्दी कमेंट में लिखिए क्या लगता है दोस्तों। यदि मान लीजिए कि टाइम से रिपेमेंट हो गया तो क्या मीरा की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, हाँ या ना, प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। बताइए दोस्तों क्या लगता है, प्लीज लेट्स मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। इसीलिए दोस्तों आपसे मैं सवाल पूछता हूं ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मैं चेक कर सकूं। बताइए, मान लीजिए कि रवि जो है अपना टाइमली लोन पूरा कर ले तो क्या मीरा की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, व्हाट डू यू थिंक। सो दोस्तों देखिए, इसमें इसका मैं आपको जवाब देता हूं, पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है कि मीरा रिमेन इक्वली लायबल along विद रवि। बी कर रहा है कि मीरा लायबिलिटी, मीरा बिकम द क्रेडिटर। ठीक है, सी कर रहा है मीरा बिकम द क्रेडिटर। बी कर रहा है कि मीरा लायबिलिटी डज नॉट अराइज एट ऑल। और डी कर रहा है कि द गारंटी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि मीरा लायबिलिटी डज नॉट अराइज एट ऑल। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, देखिए यहाँ पे मीरा कौन है, मीरा है श्योरिटी। श्योरिटी का लायबिलिटी कब आता है, सिर्फ तब जब हमारा जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफॉल्ट करे। जब हमारा प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है ना, तभी हमारा श्योरिटी का लायबिलिटी आता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, राइट। तो अगर रवि ने पूरा लोन रिपे कर दिया है तो मीरा के ऊपर कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। तो रवि ने, मान लीजिए, पूरा लोन पूरा कर दिया, लोन पूरा कर दिया, लोन रिपे कर दिया, लाइक रवि ने लोन रिपे कर दिया, तो मीरा के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो गारंटी जो होता है ना दोस्तों, जो गारंटी होता है वो एक तरह का बैकअप प्लान है। क्या है ये, बैकअप प्लान है। जब बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती तो नेचुरली मीरा फ्री हो गई ना, राइट। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, बिल्कुल आप लोग मस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर गलत हुआ तो भी टेंशन मत लीजिए, अब आपका दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि श्योरिटी का जो लायबिलिटी होता है ना वो सिर्फ डिफॉल्ट टाइम पे होता है। तो इस क्वेश्चन से यही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों कि जो भी हमारे श्योरिटी होते हैं, समझिए, जो भी हमारे श्योरिटी होते हैं उनका लायबिलिटी कब होता है, उनका लायबिलिटी सिर्फ डिफॉल्ट पे होता है। याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्योरिटी का लायबिलिटी कब एराइज होता है, जब डिफॉल्ट होता है तभी श्योरिटी का लायबिलिटी एराइज होता है। समझे दोस्तों, वही चीज यहां लिखा जा रहा है कि श्योरिटीज लायबिलिटी इज कंटिंजेंट, इट अराइज ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। समझ में आया दोस्तों। अब अगला सवाल और भी ट्रिकी होगा, जिसमें हम देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल डेटर के टर्म चेंज हो जाए तो श्योरिटी की लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए दोस्तों, अभी तक 2 क्वेश्चन हमने किए, होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही हो। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है केस स्टडी फॉर्मेट में। दोस्तों आजकल पैटर्न ऐसा ही रह गया है, आजकल जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का है कि आपसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए, तो सवाल ये है दोस्तों कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है ब्राइट बुल्ड लिमिटेड। इसने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर किया, राइट, सिक्योर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, राइट। तो बेसिकली इसने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार कंपनी जो है फाइनेंशियल एश्योरेंस देगी गवर्नमेंट एजेंसी को, ना कि अपफ्रंट, मतलब पैसा अपफ्रंट डिपॉजिट करने की जगह पे वो क्या दे रही है, कंपनी फाइनेंशियल एश्योरेंस दे रही है, किसको, गवर्नमेंट एजेंसी को। ठीक है, अब देखिए ब्राइट बुल्ट किसके पास गई, ट्रस्ट बैंक के पास गई, और ट्रस्ट बैंक ने एक बैंक गारंटी दी, गवर्नमेंट को एज्यूर किया कि ट्रस्ट बैंक आ जाएगा, ठीक है, यदि ब्राइट बुल्ट अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाता है तो। समझे, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि सिंपल सी बात है कि इसने एक गारंटी लिया,
राइट। तो गारंटी लेने के लिए किसके पास गया? बैंक के पास गया। बैंक के पास नाम क्या है? ट्रस्ट बैंक नाम है। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि मतलब एक गवर्नमेंट एजेंसी ने ब्राइट बिल्ड नाम की कंपनी को एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट किया। गवर्नमेंट एजेंसी ने ब्राइट बिल्ड को सेलेक्ट किया है एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने ब्राइट बिल्ड को एक एडवांस पेमेंट दे दिया ताकि प्रोजेक्ट का काम शुरू हो सके। समझे? यहां लिखा है ना कि द गवर्नमेंट एजेंसी पेड एन एडवांस टू द ब्राइट बिल्ड फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। राइट। तो दोस्तों सवाल यह है कि गवर्नमेंट को ब्राइट बिल्ड से कौन सी बैंक गारंटी लेनी चाहिए होगी? विच टाइप ऑफ बैंक गारंटी विल नॉर्मली बी रिक्वायर्ड? यानी सरकार को ब्राइट बिल्ड से कौन सी बैंक गारंटी लेनी होगी? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बैंक गारंटी का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है। जरा सोचिए, जब बायर ने पहले से पैसा दे दिया तो उन पैसे को सिक्योर करने के लिए कौन सा गारंटी सही होगा? बायर, यानी बायर कौन है? गवर्नमेंट एजेंसी बायर है। राइट। उसने पहले से एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो उसको सिक्योर करने के लिए कौन सा गारंटी सही होगा? अगर ब्राइट बिल्ड अपना काम नहीं करे तो पैसा वापस आना चाहिए ना? हाँ या ना? जल्दी जवाब दीजिए। यदि मान लीजिए कि ब्राइट बिल्ड जो है अपना काम सही से ना करे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए कि एक एक कंपनी है ब्राइट बिल्ड और एक सरकारी एजेंसी है। सरकारी एजेंसी ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए ब्राइट बिल्ड को हायर किया। ठीक है। अब दोस्तों उसको एडवांस पैसा भी दे दिया है इन्होंने। गवर्नमेंट एजेंसी हैज आल्सो गिवन एडवांस मनी टू द ब्राइट बिल्ड फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों अगर ब्राइट बिल्ड अपना काम सही से नहीं करेगा तो पैसा वापस आना चाहिए ना? बिल्कुल आना चाहिए पैसा वापस। अब आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, इसको डीपीजी हम लोग बोलते हैं। एडवांस पेमेंट गारंटी एपीजी बोलते हैं। अर्नेस्ट मनी गारंटी ईएमजी बोलते हैं। और परफॉर्मेंस गारंटी को हम लोग पीजी बोलते हैं। बताइए दोस्तों, ब्राइट बिल्ड किस तरह का बैंक गारंटी नॉर्मली रिक्वायर्ड होगा? चलिए अब फटाफट जवाब दीजिए, ए बी सी या डी, आपको क्या लगता है क्या सही जवाब है? तो दोस्तों आप समझने वाली बात यहाँ पे क्या है वो मैं बताता हूं। देखिए, जब बायर पहले से एडवांस पैसा देता है तो सप्लायर को एक एडवांस पेमेंट गारंटी देनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि जो बायर है वो यदि पहले से एडवांस पैसा देता है, राइट, बायर जो है पहले से यदि एडवांस पैसा देता है तो जो सप्लायर है, राइट, उसको भी क्या करना पड़ता है? एडवांस पेमेंट गारंटी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एडवांस पेमेंट गारंटी। समझे? तो बायर जब पहले से एडवांस पैसा देता है तो सप्लायर को एक एडवांस पेमेंट गारंटी देनी पड़ती है। मतलब अगर यहाँ पे जो एग्जांपल है ब्राइट बिल्ड का, समझे, अगर ब्राइट बिल्ड ने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो बैंक उस एडवांस को गवर्नमेंट को वापस करेगा। समझे? तो बायर ने, यहाँ पे बायर कौन है? गवर्नमेंट एजेंसी बायर है, उसने पहले से एडवांस पैसा दे दिया है तो सप्लायर को क्या देना पड़ता है? एडवांस पेमेंट गारंटी देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एपीजी। क्या नाम है इसका? एपीजी देना पड़ता है। मतलब अगर ब्राइट बिल्ड ने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो बैंक उस एडवांस को गवर्नमेंट को वापस करेगा। अब कंफ्यूजन यही होता है दोस्तों कि परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम सही से हुआ या नहीं। अर्नेस्ट मनी गारंटी का मतलब क्या होता है कि टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट के इनिशियल स्टेज में जो पैसा दिया जाता है उसको हम लोग ईएमजी बोलते हैं। और डीपीजी क्या होता है दोस्तों? डीपीजी ज्यादातर जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं ना, जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं उसको फाइनेंसिंग में होता है। जैसे मान लीजिए कि मशीनरी को खरीदना है, राइट, और बाद में पेमेंट करना है तो वहां पे डीपीजी लगता है। तो यहाँ पे सबसे लॉजिकल और करेक्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा एपीजी। एपीजी होता है हमारा एडवांस पेमेंट गारंटी। समझे? एपीजी इज द सही आंसर, इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही दोस्तों। है उसको हम लोग एपीजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है सरकार ने क्या किया है कि इस कंपनी को, इस फर्म को एडवांस में पेमेंट दे रखा है ना इन्होंने, राइट, इसीलिए इसका नाम क्या है? एपीजी, एडवांस पेमेंट गारंटी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और आप लोगों ने बहुत सारा रिस्पॉन्स दिया है। एपीजी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल और भी कंफ्यूजिंग होने वाला है। वहां हम देखेंगे कि जब परफॉर्मेंस गारंटी फेल हो जाता है तो कंसिक्वेंस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये सभी चीज आपके बुक से लिए गए, सारे कंसेप्ट आपके मैकुलन बुक से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन को एकदम क्लैरिटी के साथ समझिए, एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। आइए अगली केस स्टडीज को देखते हैं। आपको इस तरह की केस स्टडीज बुक में नहीं मिलेंगी। हमारा जो कोर्स है इसमें आपको इस तरह के केस स्टडीज मिलते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सवाल यह है कि जो नेहा है वो एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, ठीक है। जब भी वो फॉरेन बायर को माल भेजती है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज रेज करती है। लिखा है ना, सी रेज बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जब भी वो फॉरेन बायर को माल भेजती है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज रेज करती है।
लेकिन हर एक बिल को अलग से डिस्काउंट करने के बजाय उसका बैंक उसे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ध्यान से सुनिएगा, नेहा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, जब भी वो फॉरेन बायर को माल भेजती है तो बिल ऑफ एक्सचेंज रेज करती है, लेकिन हर एक बिल को अलग से डिस्काउंट करने के बजाय वो डिस्काउंट नहीं करवाती है। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्काउंटिंग इच बिल सेपरेटली, वो प्रत्येक बिल को डिस्काउंट नहीं करवाती। डिस्काउंट का मतलब समझते कि नहीं समझते, बताइए तो। देखिए, डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि बिल को बैंक के पास ले जाना और बैंक को बोलना कि चलो इसके बदले मुझे पैसा दे दो। ठीक है, तो यही होता है डिस्काउंटिंग। तो हर बिल को अलग से डिस्काउंट करने के बजाय उसका बैंक उसे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। हर बैंक गिवर एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो उसका बैंक जो है उसे क्या देता है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, जो बिल अंडर कलेक्शन के अगेंस्ट होती है। लिखा है ना, अगेंस्ट द बिल अंडर कलेक्शन। तो उसका बैंक उसे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है अगेंस्ट द बिल अंडर कलेक्शन। बैंक उसकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट करता है, राइट। तो बैंक क्या करता है, उसकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट करता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। बैंक टोटल बिल का अमाउंट लेता है और उस पे से थोड़ा ये देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों अब सवाल ये है कि व्हाई डज द बैंक गिव नेहा लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। इसमें अब आप ये बताइए कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में इंटरेस्ट फुल सैंक्शन लिमिट पे लगता है या सिर्फ यूटिलाइज किए गए अमाउंट पे, जरा बताइए तो दोस्तों। आप ओडी के बारे में तो जानते होंगे, डू यू नो अबाउट ओडी? आपके सामने दो ऑप्शन दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो ओडी का फैसिलिटी होता है, यानी ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी होता है, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है, वो क्या फुल सैंक्शन अमाउंट पे लगता है या केवल यूटिलाइज किए गए अमाउंट पे? जरा बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए है फुल लिमिट, ऑप्शन नंबर बी है यूटिलाइज लिमिट। जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो दोस्तों। सवाल समझ में आया कि नहीं आया आपको? मेरा सवाल यह है कि जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, तो उस पे जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो पूरे लिमिट पे होता है या केवल यूटिलाइज किए गए अमाउंट पे? ए या बी, जरा टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, व्हाट विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। दोस्तों, अब मैं आपको सवाल अब मैं आपको जवाब देता हूं इसका। देखिए, यहाँ पे सवाल ये है कि नेहा की जो बोरोइंग लिमिट है, वो बैंक ने उसके टोटल बिल से कम क्यों रखी है। देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है, तो नेहा का जो बोरोइंग लिमिट है उसको बैंक ने कम रखी है। जितना बिल जितना का बिल नेहा ने सबमिट किया, उससे उसने कम रखी है। अब सवाल है, ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि बैंक मार्जिन अमाउंट डिडक्ट करता है ड्राइंग पावर निकालते वक्त। बी कह रहा है क्योंकि बैंक बिल को सिक्योरिटी ही नहीं मानता। सी कह रहा है क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिल फाइनेंस। सी कह रहा है क्योंकि सारे बिल को डिस्काउंटेड बिल ट्रीट किए जाते हैं। और डी कह रहा है क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिल फाइनेंस के साथ लिंक नहीं होती। बताइए, नेहा को जो लिमिट मिल रहा है वो लोअर लिमिट क्यों मिल रहा है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे लिमिट मिलता है ना जी, तो जो लिमिट मिल रहा है इन्हें, वो लोअर लिमिट, तो लिमिट इन्हें लोअर लिमिट मिल रहा है। तो सवाल है कि लोअर लिमिट क्यों मिल रहा है? बताइए दोस्तों, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी या डी? चलिए कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए, विच ऑप्शन डू यू थिंक, ए बी सी या डी? दोस्तों, मैं इसको एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि नेहा का जो बिल है वो मान लीजिए 100 रुपया का है। ठीक है, मान लीजिए इनको जो बिल मिला है वो मान लीजिए 100 रुपया का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बैंक उसकी ड्रॉइंग पावर शायद 90 रुपया रख दे या 95 रुपया रख दे, 90 रुपीज रख दे या 95 रुपीज रख दे। क्योंकि बैंक यहाँ पे ना एक मार्जिन रखता है। क्या रखता है? बैंक मार्जिन रखता है। अब देखिए, मार्जिन क्यों होता है? तो मार्जिन का काम ही है कि रिस्क को कवर करना। समझे? क्या पता बायर टाइम से पेमेंट ना करे या डिफॉल्ट कर दे। तो दोस्तों, यहाँ पे 5 रुपया या 10 रुपया का मार्जिन रखा जाता है प्रत्येक बिल पे। समझे? और मार्जिन का पर्पज यही होता है कि बायर टाइम से पेमेंट ना करे, उसके लिए रिस्क कवर रखना। अब आप थोड़ा डिफरेंस को समझिए। देखिए, बिल डिस्काउंटिंग, एक टर्म आप यहाँ पे देखेंगे, बिल डिस्काउंटिंग। देखिए, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कोई मार्जिन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल डिस्काउंटिंग में कोई मार्जिन नहीं होता है, आपको सीधा पैसा मिल जाता है। लेकिन यहां पे जब भी आपको एडवांस अगेंस्ट पेमेंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एडवांस मिलता है अगेंस्ट बिल, ठीक है, जब भी आपको बिल के अगेंस्ट एडवांस मिलता है कलेक्शन के लिए, यहां लिखा है ना, यहां क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इस तरह का एडवांस ही है, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द बिल अंडर कलेक्शन, तो ये एडवांस ही है ना। जब भी आपको एडवांस मिलेगा बिल अगेंस्ट कलेक्शन, तो यहाँ पे मार्जिन होता ही होता है दोस्तों। दोनों में अंतर समझिए, एक होता है बिल डिस्काउंटिंग और एक होता है एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। देखिए, बिल डिस्काउंटिंग में कोई मार्जिन नहीं होता, लेकिन जब भी अगेंस्ट एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन होता है तो मार्जिन जरूर होगा, इसीलिए लिमिट थोड़ी कम होती है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है, आप लोग बिल्कुल, आप लोगों का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड है। वेरी गुड, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
और अगर गलत हुआ है तो कोई टेंशन मत लीजिए, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना दोस्तों। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है कि जो मार्जिन होता है इसका काम यही होता है कि रिस्क को ये कवर करेगा, समझे। और इसी वजह से बोरोइंग लिमिट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए बिल डिस्काउंटिंग में कोई मार्जिन रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन जब हमारा बेसिकली जब हमारा एडवांस होता है, एडवांस अगेंस्ट बिल होता है, तो वहां पे एक मार्जिन रिडक्शन जरूर होता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कर रहा है दोस्तों, बेसिकली ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है। और मुझे पता है यहाँ सब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सब रेडी है दोस्तों? चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले एग्जामिनेशन में हमने देखा, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि नेहा एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर रही है बिल अगेंस्ट कलेक्शन के अगेंस्ट, राइट राइट, बिल अंडर कलेक्शन। तो बिल अंडर कलेक्शन, इसके अगेंस्ट नेहा क्या यूज कर रही है? ओडी फैसिलिटी यूज कर रही है, हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में, राइट। अब सवाल यह है कि नेहा को इंटरेस्ट कैसे लगता है? हाउ डज द इंटरेस्ट मैकेनिज्म अंडर नेहा ओडी फैसिलिटी, राइट। तो नेहा को इंटरेस्ट कैसे लगता है? क्या हर बिल के साथ इंटरेस्ट पहले से काटा जाता है, या सिर्फ उतने पैसे पे लगता है जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट से उसने एक्चुअली यूज किया है? आइए देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों को क्या ख्याल है, ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट हर बिल के टाइम पे कट होता है, या सिर्फ उतने बैलेंस पर जो आउटस्टैंडिंग है उस पर कट होता है? सवाल समझ में आ रहा है? सवाल यही है कि जो ओडी अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, उसमें जो इंटरेस्ट लगता है, क्या वो हर बिल के टाइम पे लगता है, या वो आउटस्टैंडिंग है उस पे लगता है? तो जवाब दीजिए, अपफ्रंट लगता है या आउटस्टैंडिंग लगता है? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो मेरा सवाल यह है कि जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट पे जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, क्या वो अपफ्रंट लगता है या आउटस्टैंडिंग लगता है? तो दोस्तों आपके सामने मैं एग्जैक्ट सवाल रखता हूं, जो क्वेश्चन में का पूछा जा रहा है। पूछा यह जा रहा है कि हाउ डज इंटरेस्ट मैकेनिज्म अंडर नेहा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड बिल डिस्काउंटिंग अरेंजमेंट? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंटरेस्ट हर बिल सबमिट करते ही अपफ्रंट लगता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इंटरेस्ट सिर्फ ओवरड्राफ्ट अकाउंट के आउटस्टैंडिंग यूटिलाइज अमाउंट पे लगता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इंटरेस्ट वेव हो जाता है अगर बिल टाइम से रियलाइज हो जाए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इंटरेस्ट बायर के पेमेंट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बताइए ए बी सी या डी, क्या ऑप्शन सही लगता है? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? जल्दी कमेंट कीजिए, ए बी सी और डी। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ कैसा फैसिलिटी है? ओडी फैसिलिटी है। तो ओडी फैसिलिटी है तो नेहा को इंटरेस्ट सिर्फ उस पैसे पे देना है जो उसने ओवरड्राफ्ट से यूज किया है। नेहा को ओडी फैसिलिटी में इंटरेस्ट जो देना है, सिर्फ उस पैसे पे देना है जो उसने ओवरड्राफ्ट से यूज किया है, समझे। और जैसे ही बायर का पेमेंट आता है, वो डायरेक्ट ओवरड्राफ्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो यूटिलाइज अमाउंट होता है ना दोस्तों, उसी पे जो है ब्याज देना होता है, समझे। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जरा ऑप्शन तो टाइप कर दीजिए, ए बी सी या डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? समझे। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो नेहा को इंटरेस्ट उसी पैसे पे देना है जो उसने ओवरड्राफ्ट से यूज किया है, और जैसे ही बायर का पेमेंट आता है वो डायरेक्टली ओवरड्राफ्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, समझे बात को। लेकिन यदि मान लीजिए यहीं पे ओवरड्राफ्ट की जगह हमारा बिल डिस्काउंटिंग होता, क्या होता? बिल डिस्काउंटिंग होता, तो बैंक हर बिल डिस्काउंट करते समय अपफ्रंट इंटरेस्ट लेता। देखिए दोस्तों, इतना सिंपल भाषा में कोई नहीं समझाने वाला आपको, राइट। इतना सिंपल भाषा में और आपको बुक में भी नहीं समझ में आएगा यदि आप चीजों को जब तक गहराई में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो क्लियर ही नहीं होगा। यही तो खासियत है हमारे क्रैश, हमारे जो ये जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको आपके सामने एक सिनेरियो प्रस्तुत किया जाता है और उस सिनेरियो के बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो दोस्तों अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक हमारा है ओडी फैसिलिटी और एक तरफ है हमारा बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी यदि होता है तो बैंक हर बिल डिस्काउंट करते समय अपफ्रंट इंटरेस्ट काट लेता है। जितना जितना बार जो बैंक बेसिकली बिल डिस्काउंट करेगा ना, हर बिल को डिस्काउंट करते टाइम अपफ्रंट इंटरेस्ट को काटेगा ही काटेगा। यानी नेहा को शुरू से ही पूरा इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो पैसा उसने यूज किया हो या ना किया हो, समझे बात को। तो दोस्तों याद रखिएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का एक बड़ा बेनिफिट है, इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ एक्चुअल यूटिलाइजेशन पे ही होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने बी सेलेक्ट किया है, शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग। और जिनका अभी तक बिल डिस्काउंटिंग और ओवरड्राफ्ट का फर्क क्लियर नहीं था, अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया ना दोस्तों।
अब दोस्तों अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, राइट। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे दोस्तों हमने दो चीजें सीखी हैं, एक होता है एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन और एक होता है हमारा बिल डिस्काउंटिंग। तो दोनों में इंटरेस्ट चार्जिंग पे क्या फर्क पड़ता है? एक में जो इंटरेस्ट चार्जिंग होता है वो अपफ्रंट चार्जिंग होता है, और दूसरे में जो इंटरेस्ट चार्जिंग होता है वो केवल यूटिलाइज बैलेंस पे होता है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, प्लीज यूज द चैट बॉक्स टू रेज योर क्वेरी। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। देखिए यहाँ पे राहुल राहुल के बारे में कहा जा रहा है, रोहन रोहन के बारे में। देखिए रोहन एक ट्रेडर है, उसने मशीनरी खरीदा सप्लायर से क्रेडिट पे। क्रेडिट समझते हैं ना, उधार पे, समझे? तो रोहन समझिए कि एक बायर है, उसने एक मशीनरी खरीदा एक सप्लायर से उधार में। सप्लायर ने एक बिल ड्रॉ किया रोहन पे, जो कि रोहन के बैंक ने एक्सेप्ट किया। सप्लायर ने पेमेंट तुरंत रिसीव कर लिया, जबकि रोहन को समय लगा, ठीक है, बैंक को पे करने में। समझे, यही तो होता है बिल ऑफ बिल में, यही तो होता है दोस्तों। तो सवाल ये कर रहा है कि व्हाट डज द फैसिलिटी ऑफ ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस मेनली प्रोवाइड टू द रोहन। समझे? देखिए दोस्तों, मान लो कि रोहन एक बायर है और उसने सप्लायर से माल खरीदा। अब सप्लायर को तुरंत पैसा चाहिए, लेकिन रोहन के पास अभी कैश फ्लो टाइट है। कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये एक रोहन है और ये एक सप्लायर है। सप्लायर ने सामान तुरंत भेज दिया रोहन को, और सप्लायर को तुरंत पैसा चाहिए। बोलता है कि नहीं, मुझको तो टाइम है ही नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई वांट पेमेंट राइट नाउ, राइट। लेकिन रोहन के पास कैश टाइट है, रोहन डज नॉट हैव कैश टू पे राइट नाउ। तो यहां पे एक एंट्री होती है रोहन के बैंक की। तीसरा तीसरा आदमी एंट्री करता है, ठीक है। तीसरा आदमी कौन है? रोहन का बैंक, राइट। बैंक एक बिल एक्सेप्ट करेगा। बैंक क्या करेगा? बैंक विल एक्सेप्ट अ बिल, राइट। सप्लायर को इमीडिएटली पैसा दे देता है बैंक, और रोहन को थोड़ा टाइम मिल जाता है रिपे करने के लिए, समझे? तो बैंक एक बिल एक्सेप्ट करेगा। बिल एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि जो सप्लायर है उसको तुरंत पैसा मिल जाएगा, और रोहन को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिपे करने के लिए। इससे क्या होता है कि सप्लायर खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उसको तुरंत पेमेंट मिल गई। और रोहन भी खुश हो गया क्योंकि उसको बैंक से क्रेडिट मिल गया। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस बायर के लिए फायदेमंद है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। जो दोस्तों ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों अब आप ये वर्ड देख के कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया है कि पहले रोहन और सप्लायर थे, बैंक ने एंट्री मारी, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉर बिल एक्सेप्टेंस। तो क्या ये ड्रॉर बिल एक्सेप्टेंस बायर के लिए फायदेमंद है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। चलिए आपके सामने सवाल ये है कि ड्रॉअर बिल एक्सेप्टेंस बायर को क्या बेनिफिट देता है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि उससे सप्लायर को तुरंत पैसा मिलता है और रोहन अपना पेमेंट डिले कर सकता है। लिखा है ना, इट अलाउ हिम टू डिले पेमेंट टू द सप्लायर व्हाइल स्टिल ensuring द सप्लायर गेट मनी ऑन द टाइम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सप्लायर को भी पेमेंट लेट मिलता है और रोहन को भी टाइम मिलता है। सी कर रहा है कि रोहन को पैसा डिस्काउंट करके मिलता है, जैसे बिल डिस्काउंटिंग में होता है। और डी कर रहा है कि बैंक डायरेक्टली सप्लायर के बदले गुड एक्सेप्ट कर लेता है। जरा बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब सवाल यही है कि ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस का एडवांटेज क्या है बायर को। जरा टाइप कीजिए तो ए बी और सी, ए बी सी डी। दोस्तों आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स जरूर टाइप करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली मिले, प्लीज आप सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए, अपना रिस्पॉन्स टाइप कीजिए, ए बी सी या डी। गलत होगा कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में गलती नहीं होना चाहिए। यदि यही सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिले तो वहां प्लीज गलती मत कीजिए, इसीलिए हम लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों सही जवाब क्या है। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि बायर का बैंक बिल एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई बिल यानी जो बायर का बैंक है ना, यानी रोहन का जो बैंक है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा। सप्लायर को पेमेंट इमीडिएटली मिल जाती है बैंक से। बायर यानी कि रोहन बैंक को थोड़ा टाइम बाद रिपे करता है। यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सप्लायर खुश है क्योंकि तुरंत पैसा मिल गया, बायर खुश है उसको क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। तो क्या लगता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर से सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है? तो ये कह रहा है ना, इट अलाउ हिम टू डिले पेमेंट टू द सप्लायर व्हाइल स्टिल ensuring द सप्लायर गेट मनी ऑन टाइम। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया था, वाह, आप लोगों का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जिन लोगों ने गलती की, अब आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया है? ये वर्ड याद रखिएगा कि ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस,
ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो सप्लायर है इनको क्विक पेमेंट मिलता है, सप्लायर को क्या मिलता है, क्विक पेमेंट मिलता है, और जो बायर है इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। समझे बात को? चलिए अगला सवाल और भी ट्रिकी होने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस और बिल डिस्काउंटिंग में क्या अंतर है। तो तैयार हैं आप लोग सभी अगले सवाल के लिए? चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों यहाँ पे कविता का एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल कहा जा रहा है दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल कंसेप्ट की, जो कि कैश क्रेडिट और ड्राइंग पावर से रिलेटेड है। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। कैश क्रेडिट और ड्राइंग पावर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। चलिए एक एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी ऐसा है दोस्तों कि कविता जी एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है, ठीक है। उन्होंने अपने बैंक से कैश क्रेडिट फैसिलिटी ली है ताकि वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकें। ओके, यहाँ देखिए वही लिखा है ना, सी अवेल अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम अवर बैंक। अब देखिए बैंक उनका बैंक एक ड्राइंग पावर कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? डीपी। डीपी क्या होता है? ड्राइंग पावर। ठीक है, तो दोस्तों ड्राइंग पावर जो बैंक कैलकुलेट कर रहा है ना, वो कविता जी के रॉ मटेरियल पे, उनके फिनिश गुड्स पे, और कभी कभी अप्रूव्ड रिसेबल की वैल्यू पे भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि व्हाई डज नॉट बैंक अलाउ कविता टू विथड्रॉ द एंटायर वैल्यू ऑफ हर करंट एसेट अंडर द सीसी फैसिलिटी? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अब एक ट्विस्ट ये है कि इस बैंक उसको पूरी वैल्यू विड्रॉ करने नहीं देता। अब सवाल है कि ये क्यों? अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, जरा बताइए तो, क्या लगता है आपको, बैंक कविता को उनके एसेट की फुल वैल्यू क्यों नहीं देता विड्रॉ करने? क्या बैंक ट्रस्ट नहीं करता, या फिर कोई सेफ्टी मार्जिन रखता है? बताइए तो, बताइए। क्या लगता है दोस्तों, फुल वैल्यू या सेफ्टी मार्जिन, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? क्या कोई ट्रस्ट इशू है? क्या बैंक ट्रस्ट नहीं करती इस कारण से नहीं बोलती है कि नहीं आप अपने पूरे करंट एसेट को नहीं विड्रॉ कर सकते? क्या दिक्कत है, क्या इशू है, बताइए। तो सवाल ये कर रहा है कि व्हाई डजंट द बैंक अलाउ कविता टू विड्रॉ द एंटायर वैल्यू ऑफ द करंट एसेट? ऑप्शन ए कर रहा है क्योंकि बैंक मार्जिन रखता है ताकि एसेट वैल्यू गिरने से खुद को सेफगार्ड कर सके। बी कह रहा है क्योंकि फिनिश गुड्स कभी सिक्योरिटी नहीं बन सकते। सी कह रहा है क्योंकि रिसेबल कभी भी ड्राइंग पावर में काउंट नहीं होते। और डी कह रहा है क्योंकि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट सेम होते हैं और कोई लिमिट नहीं होती। बताइए विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी और डी? बताइए आपके हिसाब से सही जवाब कौन सा है, ए बी सी या डी में से कौन सा सही जवाब है, जरा बताइए तो। दोस्तों देखिए बैंक जब भी ड्राइंग पावर कैलकुलेट करेगा ना, बैंक जब भी डीपी कैलकुलेट करता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करता है। क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? उसके लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस मार्जिन। करंट एसेट माइनस मार्जिन, समझे? तो ये जो मार्जिन होता है ना, वो एक तरह का सेफ्टी बफर होता है। क्या होता है ये? एक तरह का सेफ्टी बफर होता है। सोचिए अगर मान लीजिए कविता के गुड्स की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, या मान लीजिए जो रिसेबल है वो डाउटफुल हो जाए, तो बैंक के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहेगा ना, समझे? इसीलिए कविता को हमेशा थोड़ा कम लिमिट मिलता है एसेट के मुकाबले। तो क्या ऑप्शन सही है? इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द बैंक मस्ट कीप अ मार्जिन टू सेफगार्ड अगेंस्ट द फॉल इन द एसेट वैल्यू। तो दोस्तों मार्जिन का रोल समझ में आया कि जब भी बेसिकली मार्जिन का रोल यही होता है कि सेफ गार्डिंग का पर्पज होता है मार्जिन का, कि जब भी देखिए ड्राइंग पावर बैंक कैलकुलेट करती है तो उसमें जो है ना करंट एसेट से थोड़ा सा कम अमाउंट रखती है, समझे? तो दोस्तों बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है, सुपर प्रिपरेशन। अगर आपको पहले मार्जिन का लॉजिक क्लियर नहीं था तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बैंक हमेशा रिस्क को कवर करती है। चलिए अगला सवाल और भी मजेदार है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि बैंक ड्राइंग पावर डिसाइड करते वक्त फिनिश गुड्स और रिसेबल को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है? आइए देखते हैं, इसी सवाल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि इफ कविता रिसेबल आर ऑलरेडी फाइनेंस थ्रू बिल डिस्काउंटिंग, हाउ विल इट अफेक्ट द ड्राइंग पावर अंडर द कैश क्रेडिट? तो दोस्तों देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर कविता ने अपने रिसेबल पे, रिसेबल समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जरा बताइए तो। देखिए रिसेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कविता एक मैन्युफैक्चरर है, इसने कुछ सामान जो है उधार पे दे दिया, ठीक है, और वो जो पैसा आने वाला है ना उसी को बोलते हैं रिसेबल। तो देखिए क्या है कि अगर कविता ने अपने रिसेबल पर ऑलरेडी फाइनेंस ले लिया है बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू, कविता ने अपने रिसेबल पर ऑलरेडी फाइनेंस ले लिया है, किस किस बेसिस पे? बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या उसके रिसेबल को दोबारा कैश क्रेडिट में इंक्लूड
करना चाहिए, हाँ या ना, बताइए। मेरा सवाल यह है कि अगर कविता ने अपने रिसीवेबल पे पहले ही बिल डिस्काउंटिंग ले लिया है, तो वो फाइनेंस करवा लिया है बिल डिस्काउंटिंग से, तो क्या क्या वो बेसिकली सवाल यही है कि उसके रिसीवेबल को दोबारा कैश क्रेडिट में इंक्लूड करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Shall we include her receivable into cash credit again? If Kavita receivable already financed through bill discounting, shall we include receivable in the cash credit? Yes or no? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या जरा वो भी देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि रिसेबल विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द ड्राइंग पावर कैलकुलेशन। बी कह रहा है कि रिसेबल विल स्टिल बी फुल्ली इंक्लूडेड सिंस दे आर एसेट। सी कह रहा है कि रिसेबल विल बी काउंटेड ट्वाइस टू इंक्रीज हर लिमिट। और डी कह रहा है इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द ड्राइंग पावर। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। रिसेबल का मतलब होता है कि कविता के कस्टमर से लेने वाले, कविता के कस्टमर से लेना पैसा, यही ना, कि कविता के जो कस्टमर है जिनको कविता ने उधार पे सामान दे दिया, अब जो पैसा उनको लेना, यही होता है रिसेबल। अब दोस्तों, उस रिसेबल के अगेंस्ट कविता ने ऑलरेडी पैसा ले लिया बैंक से बिल डिस्काउंटिंग के फॉर्मेट में, मतलब एक ही माल पे एक बार पैसा मिल गया। अब अगर उस रिसेबल को फिर से कैश क्रेडिट के ड्राइंग पावर में इंक्लूड कर लिया जाए, तो कविता को एक ही माल पे दो दो बार पैसा मिल जाएगा ना। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग डबल फाइनेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डबल फाइनेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट का भी तरीका आपको मिलता है। केवल आपको मैं ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन आंसर बता दिया आगे बढ़ गया, नहीं, आपको मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता हूँ। बुक पढ़िए या इस तरह के सेशन को अटेंड कीजिए, आपको क्या मिलने वाला है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलने वाला है, जो कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फाइनेंस बोलते हैं। बैंक के लिए यह रिस्की है, क्योंकि अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो दोनों जगह का रिस्क बैंक पे आ जाएगा ना। मान लीजिए कस्टमर ने पेमेंट ही नहीं किया, दोनों जगह का रिस्क बैंक को आ जाएगा। इसीलिए रूल क्लियर है कि जो रिसेबल ऑलरेडी बिल फाइनेंस के अंदर कवर हो गए हैं, उनको सीसी के ड्राइंग पावर से एक्सक्लूड कर दिया, समझे? तो क्या आंसर होगा? तो आंसर नंबर ए, नंबर ऑप्शन सही है। हर रिसेबल विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द ड्राइंग पावर कैलकुलेशन। छोटी सी बात और, ऑप्शन भी कैसे गलत है वो जरा देखिए। अगर हम उनको फुल्ली इंक्लूड करेंगे ना, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, ये गलत है। सी क्यों गलत है? देखिए, रिसेबल कभी भी डबल काउंट नहीं होता, यह तो बैंक के रूल के अगेंस्ट है। और डी क्यों गलत है? क्योंकि इंपैक्ट तो होगा ही, क्योंकि डीपी कैलकुलेशन काफी स्ट्रिक्ट होता है, समझे? चलिए, ये बातें समझ में आ गई आपको। तो आपको एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ठीक है? जरा बताइएगा, अगर मान लीजिए कि कविता ने रिसीवेबल 10 लाख का है, कविता का जो रिसीवेबल है मान लीजिए वो 10 लाख का है, ठीक है, और उसमें से 6 लाख का उसने बिल डिस्काउंटिंग कर लिया। 6 लाख का इसने बिल डिस्काउंटिंग के अंदर फाइनेंस ले चुका है, तो ड्रॉइंग पावर के लिए कितना कंसिडर होगा? टाइप कीजिए, 10 लाख कंसिडर होगा या 4 लाख कंसिडर होगा? जरा टाइप कीजिए। तो सवाल समझ में आया मेरा? सवाल यही है कि कविता का रिसीवल मान लीजिए 10 लाख का है, समझे, और उसमें से 6 लाख ऑलरेडी बिल डिस्काउंटिंग में फाइनेंस हो चुका है, तो ड्रॉइंग पावर के लिए कितना कंसिडर होगा? 10 लाख कंसिडर होगा या 4 लाख कंसिडर होगा? बताइए दोस्तों, या जवाब दीजिए। 10 लाख और 4 लाख, व्हाट विल बी कंसिडर्ड फॉर द सीसी, फॉर ड्राइंग पावर? दोस्तों, सही सोच रहे हैं आप, 4 लाख कंसिडर होगा। क्योंकि क्योंकि दोस्तों 6 लाख तो ऑलरेडी फाइनेंस है ना, 6 लाख तो ऑलरेडी फाइनेंस है, तो 10 में से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 4 लाख। समझे बात को? बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी तरह सेशन में जुड़ते रहिए, ठीक है? आगे के सवाल और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और भी ट्रिकी होने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल को आइए डिस्कस करते हैं। एक और जबरदस्त केस स्टडी देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर ऐसा की जो अपनी फैक्ट्री एक्सपेंड करना चाहती है और नई मशीनरी खरीदना चाहती है। देखिए, आप सोचिए, अगर आप ऐसा की जगह होते तो फैक्ट्री एक्सपेंशन के लिए पैसा कहां से अरेंज करते? वर्किंग कैपिटल का यूज करते या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेते? तो सवाल यह है कि एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो कि अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड करना चाहती है, नए प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करना चाह रही है, मशीनरी खरीदना चाह रही है। तो सवाल यह है कि why can't ऐसा rely only on the working capital fund to finance a factory expansion? Option A, working capital is designated for day-to-day operation, not for long-term asset. Option B, working capital automatically turns into long-term capital. Option C, working capital has no cost and hence cannot be borrowed. Option D, बैंक डोंट अलाउ यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल एट ऑल। बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वर्किंग कैपिटल का यूज करके कोई कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट जैसे फैक्ट्री, बिल्डिंग या मशीनरी खरीद सकती है? मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि वर्किंग कैपिटल का यूज करके कोई कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट, जिसको हम लोग एलटीए बोलते हैं, राइट, या लॉन्ग टर्म एसेट जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, इसको खरीद सकती है? यस या नो? प्लीज टाइप। क्या लगता है दोस्तों?
क्या आपको लगता है कि वर्किंग कैपिटल का यूज करके कोई कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट खरीद सकती है, हाँ या ना? दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं, काफी लोगों ने नो लिखा है और वही सही सोच है दोस्तों। राइट, बिल्कुल नहीं कर सकती। राइट, तो दोस्तों सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि शॉर्ट टर्म चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना, फाइनेंस करना, शॉर्ट टर्म चीजें फाइनेंस करना। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल होगा, जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, राइट, रिसीवेबल हो गया, जो हमारा डेली का खर्चा है वो हो गया, डेली एक्सपेंस हो गया। लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंड करना या मशीनरी खरीदना, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए पैसा आपको ज्यादा समय के लिए चाहिए होता है और रिपेमेंट भी धीरे धीरे होता है प्रॉफिट निकाल के। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लीजिए कि वर्किंग कैपिटल का यूज करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट के लिए, तो एक दिन आपके पास ना शॉर्ट टर्म नीड के लिए पैसा बचेगा और ना ही लॉन्ग टर्म रिपेमेंट मैनेज होगा। बैंक भी इसी वजह से अलाउ नहीं करते, समझे? तो ऑप्शन वाइज देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली टर्न नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, अरे भाई ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। सी क्यों गलत है? ये भी गलत है क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है ना। और डी रहा है कि गलत है क्योंकि बैंक अलाउ करती है। राइट, तो जैसे मान लीजिए कि एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक कंपनी को 5 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए क्या लेना सही रहेगा, सीसी या टर्म लोन? जरा टाइप कीजिए तो चैट बॉक्स में। 5 करोड़ का मान लीजिए कंपनी को मशीन मशीन खरीदना है, तो उसके लिए क्या बेटर होगा, सीसी यानी कैश क्रेडिट या टीएल यानी टर्म लोन? जरा बताइए तो 7 साल में स्प्लिट किया जा सकता है, टर्म लोन लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी एनर्जी के साथ अगला सवाल और भी क्लियर होगा। राइट, यह वाला तो वार्म अप था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्लियर करते चल रहे हैं। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग टर्म बैंक फाइनेंस फॉर ऐसा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट? ठीक है, प्राइमरी एडवांटेज क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रिपेमेंट को सेवरल ईयर तक स्प्लिट करना, मैचिंग विद द कैश फ्लो। बी कह रहा है अपने खुद के कैपिटल की जरूरत को परमानेंटली खत्म कर देना। सी कह रहा है प्रॉफिट जनरेट करने की जिम्मेदारी कम कर देना। और डी कह रहा है इन्वेस्टमेंट तुरंत रिकवर करने की गारंटी देना। बताइए क्या प्राइमरी एडवांटेज है? मतलब लॉन्ग टर्म बैंक फाइनेंस जो ऐसा का जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन है, इसके लिए लॉन्ग टर्म बैंक बैंक फाइनेंस की क्या एडवांटेज है, ये सवाल है। देखिए आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसका। देखिए जब हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं ना, तो रिपेमेंट एक साथ नहीं देना पड़ता। जब आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं ना दोस्तों, तो जो आपको रिपेमेंट देना पड़ता है ना, वो एक साथ नहीं देना पड़ता। राइट, समझे? रिपेमेंट एक साथ नहीं देना पड़ता। बैंक आपको 3 से 7 साल, कभी कभी तो और भी लंबा टाइम देता है। मतलब आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट से आराम आराम से लोन चुका सकते हैं, समझे? तो ये ध्यान रखना है कि आप अपने पैसे से, राइट, आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को आराम आराम से लोन चुका सकते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर मान लीजिए लोन एक साल में ही चुकाना पड़ता, तो क्या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट फिजिबल होता, हाँ या ना? जवाब दीजिए तो जरा सा। सवाल फिर से सुनिए, सवाल ये है, अगर मान लीजिए लोन एक साल में चुकाना होता, तो क्या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट फिजिबल होता? यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है दोस्तों। सही जवाब है फिजिबल बिल्कुल नहीं होता। इसलिए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फायदेमंद है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म लोन लेने का मतलब है अपने कैपिटल की जरूरत ही खत्म हो जाती? मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म लोन लेने का मतलब है अपने कैपिटल की जरूरत ही खत्म हो जाती है? यस या नो? देखिए सवाल आंसर है नहीं। बैंक कभी भी एंटरप्रेन्योर के अपने कंट्रीब्यूशन के बिना पूरा पैसा नहीं देता, आपको भी अपना हिस्सा डालना पड़ता है। तो समझ आया ना दोस्तों? मेन पॉइंट यह है कि लॉन्ग टर्म बैंक फाइनेंस एंटरप्रेन्योर को टाइम देता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, बिना इमीडिएट रिपेमेंट प्रेशर के। उनको समय दे रहा है कि चलो तुम अपना बिजनेस को ग्रो करो। ठीक है, आपको हम तुरंत का रिपेमेंट प्रेशर नहीं दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। राइट, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। इट अलाउ स्प्लिटिंग रिपेमेंट ओवर सेवरल ईयर, मैचिंग द बिजनेस कैश फ्लो। ठीक है, तो समझ गए ना दोस्तों? राइट, मेन पॉइंट यह है कि लॉन्ग टर्म बैंक फाइनेंस एंटरप्रेन्योर को टाइम देता है कि अपने बिजनेस को ग्रो करे, बिना इमीडिएट रिपेमेंट प्रेशर का। एक तरह का लाइफ सेवर है। आइए एक और इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, राहुल का केस है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या सवाल में पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। राहुल ने एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया। क्या लगाया इन्होंने? फूड प्रोसेसिंग यूनिट। उसने मशीनरी खरीदने के लिए टर्म लोन लिया है, लिखा है ना।
विथ अ टर्म लोन टू बाय मशीनरी। बैंक ने उसके रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट इस बेसिस पे फिक्स किए हैं कि उसका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा। लिखा है ना, बैंक फीस रिपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट लिंक टू इट एक्सपेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट। मतलब बैंक ने उसके रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट इस बेसिस पे फिक्स किए हैं कि उसका बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा। मतलब ये हुआ कि रिपेमेंट का स्केड्यूल प्रॉफिट होने के एजम्पशन पे बेस्ड है। तो सवाल आपसे ये है कि अगर आप राहुल की जगह होते और आपका प्रॉफिट टाइम पे आता तो क्या रिपेमेंट आसान होता? टाइप कीजिए चैट में हाँ या ना। सवाल समझ में आया? सवाल ये कर रहा है कि अगर आप राहुल की जगह होते और आपका प्रॉफिट टाइम पे आता तो क्या रिपेमेंट आसान होता? फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपने सेट किया, टर्म लोन लिया है मशीनरी खरीदने के लिए, बैंक ने इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट फिक्स किया है, ठीक है। सपोज राहुल प्रॉफिट आर डिलेड इन द फर्स्ट ईयर, व्हाट रिस्क डज इट फेस विद द टर्म लोन? अब मान लीजिए कि राहुल का प्रॉफिट डिले हो गया है, मतलब पहले साल में जो एक्सपेक्टेड अर्निंग था, राइट, तो पहले साल में जो एक्सपेक्टेड अर्निंग था वो हुआ ही नहीं, तो उसके लिए क्या रिस्क बनेगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट उसके कैश फ्लो पे प्रेशर डालेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बैंक ऑटोमेटिकली लोन एक्सटेंड कर देगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि रिपेमेंट इग्नोर कर सकते हैं बिना पेनल्टी के। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, ए बी सी या डी? चैट में जल्दी लिखिए, मैं देख रहा हूं कि कौन सही गेस करते हैं। गेस कीजिए दोस्तों, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? प्लीज टाइप योर चैट रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो हमारा टर्म लोन होता है ना, इसका मतलब होता है कि बैंक ने फिक्स रिपेमेंट स्केड्यूल दिया है। टर्म लोन का खासियत यही है कि यहां पे आपको फिक्स्ड रिपेमेंट स्केड्यूल मिलता है, यू गेट फिक्स रिपेमेंट स्केड्यूल, राइट। चाहे प्रॉफिट आए या ना आए, इंस्टॉलमेंट तो टाइम पे देना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट डिले हो जाए तो राहुल को दूसरे पैसे अरेंज करके रिपे करना होगा, और वही उसके कैश फ्लो पे प्रेशर बनाता है। सोचिए, अगर एक तरफ बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए और दूसरी तरफ लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो पैसा अटक जाता है ना। इसी को तो बोलते हैं कैश फ्लो स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेनिंग द कैश फ्लो। अब देखिए, राहुल का प्रॉफिट डिलेड हो गया पहले साल में, अब उसको तो इंस्टॉलमेंट पे करना ही करना है। अब वो क्या कर रहा है कि वर्किंग कैपिटल उठा रहा है, मतलब छोटे समय के लिए लोन ले रहा है। तो दोनों की देखिए, दोनों तरफ से फंस गया ना, वर्किंग कैपिटल भी ले रहा है और इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा है, तो कैश फ्लो का स्ट्रेन आ गया। समझे? अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि बैंक ऑटोमेटिकली लोन एक्सटेंड कर देगा जब प्रॉफिट डिले हो जाए तो? हाँ या ना? आंसर है दोस्तों, नहीं। बैंक कभी भी अपने आप एक्सटेंशन नहीं देता, इसके लिए अलग से रिस्ट्रक्चर या रिस्केड्यूलिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो लोग एक्टिवली आंसर कर रहे हैं उनका कंसेप्ट सॉलिड हो रहा है, और जो चुपचाप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। बिलीव मी, जब आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं ना, तभी नॉलेज दिमाग में टिकता है। जब आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप फुल फुल के पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए ए बी सी ए डी, क्योंकि दोस्तों जब आपका दिमाग एक्टिव रहेगा तब एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, और निश्चित रूप से वहां पे आप सही टिक करके आएंगे। दोस्तों, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं आपको? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जेआईबी से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, राइट, 8292857381। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा अर्जुन से रिलेटेड। चलिए इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं, मीरा वाले केस को। यस, लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग द अर्जुन। आइए, सवाल क्या कर रहा है दोस्तों कि बेसिकली यह कहानी है अर्जुन की, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चलाता है। अब आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, बीच बीच में मैं सवाल पूछूंगा, आपको बस चैट बॉक्स में यस या नो लिखना है, या ऑप्शन चूज करना है। रेडी है सभी लोग? चलिए, अर्जुन ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट मूव सोचा। क्या सोचा उसने? कि उसने अपने करंट एसेट, अब करंट एसेट जानते हैं ना दोस्तों, करंट एसेट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलूं स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं रिसेबल, रिसेबल करंट एसेट है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कैश बैलेंस, ये करंट एसेट है। दोस्तों, अर्जुन ने ये सोचा कि अपने करंट एसेट में कम इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस पैसे को फिक्स एसेट में शिफ्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। उसने क्या किया कि ही रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट, और ज्यादा पैसा कहां लगा दिया? फिक्स एसेट में। कुछ एग्जांपल देंगे आप फिक्स एसेट का? जैसे मैं मान लो जो बोलूं प्लांट, प्लांट एक फिक्स एसेट है। जैसे मैं बोलूं मशीनरी, फिक्स एसेट है। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है। समझे? तो इसने अपने करंट एसेट में पैसा कम करके फिक्स एसेट में शिफ्ट कर दिया, तो शॉर्ट टर्म में उसकी प्रॉफिट बढ़ गए। लेकिन समझे, शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट बढ़ गया,
लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि सप्लायर को टाइम पे पेमेंट करना मुश्किल हो गया, समझे। मतलब कि उसने क्या किया कि करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कम करके ज्यादा पैसा फिक्स एसेट में लगा दिया। ठीक है, अब सवाल यह है कि व्हाई डज द अर्जुन प्रॉफिटेबिलिटी राइज व्हेन ही रिड्यूस द करंट एसेट? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो सवाल ये आप ही बताइए कि अगर एक कंपनी के पास कम कैश हो, कम स्टॉक होगा, तो क्या वो तुरंत अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर पाएगा? कुछ सोच के बताइए। तो मान लीजिए कंपनी के पास कम कैश है, कम स्टॉक है, मतलब करंट एसेट कंपनी का कम हो गया है, तो क्या वो अपने क्रेडिटर को तुरंत पेमेंट कर पाएगा? हाँ या ना, जवाब दीजिए। आपके जवाब का मैं वेट कर रहा हूं। मेरा सवाल है कि क्या, मान लीजिए कि एक फर्म है, उसने अपने करंट एसेट कम कर दिया, तो क्या वो क्रेडिटर को कम पैसा, क्रेडिटर का पेमेंट कर पाएगा टाइम पे? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो दोस्तों, देखते हैं आंसर। तो दोस्तों अब सवाल पे वापस आते हैं। सवाल ये कर रहा है कि अर्जुन का प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ जाता है जब वो करंट एसेट को कम करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फिक्स एसेट जो है हायर रिटर्न यील्ड करता है एज कंपेयर टू करंट एसेट। बी कह रहा है कि करंट एसेट ज्यादा इनकम जनरेट करता है फिक्स एसेट से। सी कह रहा है कि बैंक जो है जीरो इंटरेस्ट चार्ज करती है शॉर्ट टर्म फंड पे। और डी कह रहा है कि लेस करंट एसेट का मतलब कि कोई भी रिस्क नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं या कोई लोग बी भी सोच रहे हैं? जल्दी से लिखिए चैट में। देखिए दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। करंट एसेट जैसे कैश, स्टॉक, रिसीवेबल, ये लिक्विडिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। करंट एसेट जो है वो आपके लिक्विडिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, पर इनका रिटर्न लिमिटेड होता है, राइट। लिक्विडिटी के लिए जरूरी तो है, लेकिन जो इनका रिटर्न होता है ना दोस्तों, इनका रिटर्न जो होता है वो लिमिटेड होता है, समझे। लेकिन जो फिक्स एसेट है, जैसे कि आपको मैं बोलूं प्लांट, जैसे कि आपको मैं बोलूं मशीनरी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन और रेवेन्यू को बूस्ट करते हैं। इट बूस्ट योर प्रोडक्शन, इट बूस्ट योर रेवेन्यू, समझे। इसीलिए जब अर्जुन ने अपने पैसे फिक्स एसेट में डाले तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, समझे। जैसे ही वो पैसा फिक्स एसेट में डाला ना, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। लेकिन ज्यादा फिक्स एसेट और कम करंट एसेट का मतलब है लिक्विडिटी का क्राइसिस, समझे। करंट एसेट यदि कम होगा ना, तो आपका लिक्विडिटी का क्राइसिस हो जाएगा, समझे। सप्लायर को पैसा देना मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिक्स एसेट यील्ड हायर रिटर्न देन करंट एसेट, समझे। चाहे आप, ये आपको क्या लगता है, प्रॉफिट बढ़ाना हम हमेशा अच्छा होता है चाहे लिक्विडिटी रिस्क हो, हाँ या ना? क्या प्रॉफिट बढ़ाना हमेशा अच्छा होता है चाहे लिक्विडिटी रिस्क हो, हाँ या ना? तो दोस्तों सही जवाब है नहीं, राइट। तो देखा दोस्तों, कंसेप्ट कितने कितने इंटरेस्टिंग होते हैं जब उन्हें रियल स्टोरी से समझा जाए। यही तो मैं कर रहा हूं, आपको मैं रियल स्टोरी प्रोवाइड कर रहा हूं और उसके बेसिस पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। मैं केवल ये बोल दूं कि शिफ्टिंग फंड फ्रॉम करंट टू फिक्स एसेट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस कहानी को समझते हैं कि अच्छा अच्छा अर्जुन का कहानी है, अर्जुन एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रन कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि अच्छा अच्छा करंट एसेट का इन्वेस्टमेंट कम कर दिया और फंड को फिक्स एसेट में बना दिया। ये तो कहानी है। कहानी बनाया ही जाता है इसलिए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। और यदि आप कहानी को समझ गए ना, गारंटी में लेता हूं दोस्तों, आपको पीपीबी में 50 से ऊपर आएगा ही आएगा मार्क्स, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों सभी लाइव सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। लाइव सेशन का यही फायदा होता है कि आप अपने क्वेश्चन को हमारे सामने रख सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न है उसको तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखा तो ये समझ में आया, और जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका लर्निंग डबल हो रहा है। बाकी लोग भी शर्माइए मत, आंसर लिखिए। गलत हुआ तो मैं हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए। लर्निंग का मजा तभी आता है जब आप इन्वॉल्व होते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं, ये लास्ट सवाल है आज के सेशन का। सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि व्हाट रोल डू फैसिलिटीज लाइक कैश, क्रेडिट एंड बिल फाइनेंस प्ले फॉर अर्जुन, राइट। देखिए दोस्तों, ऑप्शन कर रहा है कि दे हेल्प मैनेज द फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल नीड। बी कर रहा है कि परमानेंटली लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रिप्लेस करना। सी कर रहा है कि इंसॉल्वेंसी का रिस्क हमेशा के लिए खत्म करना। और डी कर रहा है कि फर्म में आइडल फंड बढ़ा देना। अब आप सोचिए, कैश, क्रेडिट और बिल फाइनेंस का असली काम क्या है? क्या ये परमानेंट फाइनेंस है? जरा बताइए तो। हम सीसी और बिल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। इज इट परमानेंट फाइनेंस, यस और नो? क्या ये इंसॉल्वेंसी का रिस्क हमेशा के लिए कम मिटा देता है, हाँ या ना? या फिर यह शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने का टूल है? बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर बिजनेस में कभी ज्यादा पैसा चाहिए ना, कभी कम चाहिए हो, यही होता है ना। कभी आपको बिजनेस में ज्यादा पैसा चाहिए होता है और कभी आपको पैसा कम चाहिए होता है। तो ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटी जैसे कि सीसी हो गया, ओडी हो गया, बिल फाइनेंस हो गया, ये मदद करते हैं, समझिए। तो कभी बिजनेस में आपको ज्यादा पैसा